मदुरई से रात की ट्रेन पकड़कर मैं आ पहुंचा हूं भारत के उस छोर पर जहां जमीन खत्म हो जाती है और तीन तीन समुद्र आपस में मिलते हैं। प्रयागराज का संगम तो सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ कन्याकुमारी में संगम होता है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का। दोस्तों, ये अनुभव किसी कहानी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सानिध्य ब्लॉग। हमारी साउथ इंडिया सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने रामेश्वरम और मदुरई के अद्भुत दर्शन किए। उन वीडियोस को जो आप लोगों ने प्यार दिया, उसका आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, बाद में जरूर देख लीजिएगा। और आज इस सीरीज का अगला अध्याय शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से, भारत का दक्षिणी छोर। पूरा दिन हम यहीं बिताने वाले हैं। करेंगे कन्याकुमारी देवी मंदिर के दर्शन, देखेंगे गांधी मेमोरियल, लोकल मार्केट और उस खास मंदिर तक जाएंगे जो तिरुपति बालाजी की शैली में बना है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि घर बैठे ही आपने कन्याकुमारी के दर्शन पूरे कर लिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कन्याकुमारी की इस दिव्य यात्रा पर, जहां दर्शन भी होते हैं और अनुभव भी। सबसे पहले बात करते हैं कन्याकुमारी तक पहुंचने की। तो कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए 3 रेलवे स्टेशन है, नागरकोइल जंक्शन, नागरकोइल टाउन और कन्याकुमारी। अगर सीधी कन्याकुमारी की ट्रेन मिल जाए तो सबसे अच्छा, लेकिन हमें ट्रेन मिली थी नागरकोइल जंक्शन तक। वहां से कन्याकुमारी की दूरी है लगभग 18 से 20 किलोमीटर। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो वालों से कन्याकुमारी का भाड़ा पूछा तो लगभग 500 रुपये मांग रहे थे। अब सोचिए, 18 किलोमीटर और 500 रुपये, इतने पैसे तो कई बार दिल्ली से नोएडा जाने में भी नहीं लगते। बजट यात्रा कर रहा था तो इतना फिजूल खर्च करना सही नहीं लगा। उसी समय वहाँ पर एक अंकल मिले और सबसे अच्छी बात थी कि वो हिंदी जानते थे। साउथ इंडिया में अक्सर हिंदी बोलने वाले कम मिलते हैं, तो लगा जैसे अपने ही आदमी मिल गए हों। अंकल ने बताया कि यहाँ से सीधी बस मिल जाती है कन्याकुमारी के लिए। किराया 25 से 30 रुपए के बीच में रहता है और 20 से 25 मिनट में आपको कन्याकुमारी पहुंचा दिया जाएगा। बात जम गई, थोड़ी देर में बस भी आ गई और मैंने बस पकड़ ली। टिकट मिला सिर्फ 27 रुपए का, सीट भी आराम से मिल गई। सुबह का समय था, खिड़की से आती ठंडी हवा, बाहर नारियल के पेड़ और गांव के नज़ारे। वो छोटा सा सफ़र इतना मज़ेदार और सुकून भरा लगा कि पता ही नहीं चला कि कब हम कन्याकुमारी पहुंच गए। तो मेरी मानिए, यहाँ आए तो महंगे ऑटो छोड़कर लोकल बस से आइए, सस्ता भी है और असली सफर का मजा भी मिलेगा। कन्याकुमारी के बस स्टैंड से कुमारी अम्मन मंदिर, जिसे लोग कन्याकुमारी मंदिर भी कहते हैं, इसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर थी। हमने सोचा कि पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। बस स्टैंड से जब हम बाहर निकले तो हमें वहीं पर एक लॉकर रूम भी मिल गया, इसीलिए हमने वहीं अपना सारा एक्स्ट्रा सामान जमा करवा दिया और थोड़ा सा हल्के हो लिए और पास ही बने स्नान घर में नहा धोकर तरोताज़ा भी हो गए। मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में बहुत सारे होटल, धर्मशालाएं और खाने पीने की दुकानें भी दिखी। पूरा रास्ता एकदम रौनक से भरा हुआ था और हर तरफ श्रद्धालु अपने अपने अंदाज में मां के दर्शन के लिए जा रहे थे। अगर आप कन्याकुमारी में नाइट स्टे करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसी रोड पर अच्छे बजट होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगे और यहाँ से सभी जगह जाना बहुत आसान रहता है। मंदिर तक पहुंचने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना तीनों समुद्र का संगम पहले देख लिया जाए, क्योंकि यह कन्याकुमारी मंदिर तीनों समुद्रों के संगम पर ही बना हुआ है। इसीलिए हम मंदिर के पीछे की ओर गए और वहां का दृश्य देखकर दिल खुश हो गया। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और तीसरी ओर अरब सागर। तीनों का पानी अलग अलग रंग में दिख रहा था और एक जगह मिलकर एक अद्भुत नज़ारा बना रहा था। वहाँ बहुत से लोग संगम में स्नान भी कर रहे थे। मंदिर प्रशासन ने स्नान के बाद कपड़े बदलने की भी अच्छी व्यवस्था की है। हमने पूरा स्नान तो नहीं किया, लेकिन समुद्र के पानी का स्पर्श जरूर लिया और कुछ यादगार तस्वीरें भी क्लिक की। उसके बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार की ओर वापस लौटे और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लाइन बहुत लंबी थी तो हमने सोचा कि वीआईपी दर्शन का टिकट ले लिया जाए। वीआईपी दर्शन की कीमत 200 रुपये प्रति व्यक्ति है, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी इतना वक्त लग जाएगा। वीआईपी टिकट लेने के बाद भी लगभग 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा। आखिरकार जब हम गर्भगृह तक पहुंचे
और कन्याकुमारी माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो सारा इंतजार सार्थक लगने लगा। माता के दर्शन ने मन को एक अनोखा सुकून दिया। दर्शन करके बाहर आए तो समुद्र की ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माता स्वयं हमें आशीर्वाद दे रही हो। मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले तो मन भरा हुआ था, लेकिन तभी पेट ने याद दिलाया कि भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब पूरे साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन खाना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हमें किस्मत से सही जगह पर सही समय पर जुगाड़ मिल गया। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकलकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ जाने के लिए फेरी पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में ही कई सारी खाने पीने की दुकानें दिख गईं। यहाँ हर तरह का खाना उपलब्ध था। साउथ इंडियन व्यंजन जैसे इडली, डोसा, वड़ा और फिल्टर कॉफ़ी, नॉर्थ इंडियन विकल्प जैसे छोले भटूरे, आलू पूरी, पराठे और यहाँ तक कि गुजराती राजस्थानी थाली भी मिल रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना आज नॉर्थ इंडियन ही खा लिया जाए, तो वहीं एक होटल में बैठे और गर्मा गर्म आलू पूरी, साथ में छोले भटूरे और ऊपर से एकदम ताज़ी बनी गर्मा गर्म चाय मंगवा ली। सफ़र की थकान और सुबह से लगी भूख दोनों पल भर में गायब हो गई। सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ का खाना जेन्युइन प्राइस पर था, किसी तरीके की ओवर रेटिंग नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आप कन्याकुमारी आएँ और आपको नाश्ते भोजन की चिंता हो तो मंदिर से बाहर निकलकर फेरी पॉइंट के रास्ते में ही आराम से खा पी सकते हैं। यहाँ हर स्वाद का विकल्प मिलेगा और आगे जाते जाते नॉर्थ इंडियन खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी कन्याकुमारी की शान देखने की। समुद्र के बीचों बीच स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल। हमने कदम तेज किए और फेरी स्टैंड की ओर बढ़ गए, जहां से नाव पकड़कर उस ऐतिहासिक चट्टान तक पहुंचना था। ये स्मारक समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर बना हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें फेरी लेनी पड़ती है। फेरी पॉइंट कुमारी अम्मन मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से हर यात्री फेरी के जरिए मेमोरियल तक जाता है। सामान्य फेरी टिकट की कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, आना और जाना दोनों का। लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और अक्सर 2 से ढाई घंटे तक की वेटिंग करनी पड़ती है। प्रक्रिया यह होती है कि आप टिकट लेते हैं, उसके बाद आपका नाम एक बोट पर अलॉट किया जाता है। जैसे ही नाव भर जाती है वह समुद्र से निकल पड़ती है और यात्रियों को रॉक मेमोरियल तक पहुंचाती है। वापसी में भी उसी तरह आपको फिर से फेरी पकड़कर मेन लैंड आना होता है। अगर कोई वेटिंग से बचना चाहता है तो वीआईपी फेरी टिकट ले सकता है, जिसकी कीमत 300 रुपये प्रति व्यक्ति है और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको लंबे इंतजार से नहीं गुजरना पड़ता। अब बात करें उस जगह की जहां फेरी आपको ले जाती है। समुद्र के बीच खड़ा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाली जगह है। यही वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने सन 1892 में ध्यान लगाया था और भारत को नई दिशा देने का संकल्प लिया था। मेमोरियल के पास ही खड़ी है लगभग 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा। तिरुवल्लुर तमिल साहित्य के महान कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। दोनों स्मारक साथ खड़े होकर समुद्र की लहरों से बातें करते हुए से प्रतीत होते हैं। अब किस्मत की बात सुनिए। हम जैसे ही फेरी पॉइंट पर पहुंचे तो हमें पता चला कि उस दिन समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मौसम बिगड़ चुका था और सुरक्षा कारणों से फेरी सर्विस को हाई टाइड के चलते बंद कर दिया गया था। मतलब आज कोई भी फेरी मेमोरियल की तरफ नहीं जा रही थी। पहले तो मन थोड़ा उदास हो गया कि इतना दूर आकर भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुंचना नहीं हो पाया, लेकिन कहते हैं ना, यात्रा हमेशा मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों का नाम है। तो हमने सोचा क्यों ना समुद्र के किनारे ही कुछ समय बिता लिया जाए। वहां खड़े होकर दूर से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को निहारना भी अपने आप में अद्भुत था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी और उनकी गूंज कानों में संगीत जैसी लग रही थी। हम वहीं बैठ गए, कभी फोटो खिंचाते, कभी लहरों के छींटे चेहरे पर महसूस करते और कभी आंखें बंद कर समुद्र की आवाज़ को सुनते। वो पल इतने खूबसूरत थे कि हमें विवेकानंद रॉक पर न जा पाने का अफसोस ही नहीं रहा। यही तो यात्रा का असली मजा है। कभी कभी जो नहीं मिलता वही अनुभव और यादें बनकर हमारे साथ रह जाता है। समुद्र के किनारे चलते चलते हमारी नज़र पड़ी वहाँ बने एक बेहद खूबसूरत चर्च पर, आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। ये चर्च कन्याकुमारी का एक बड़ा आकर्षण है। सफ़ेद रंग की ऊंची ऊंची नुकीली मीनारें, गॉथिक शैली की वास्तुकला और समुद्र के किनारे इसकी मौजूदगी इसे और भी खास बना देती है। चर्च अंदर से भी उतना ही भव्य है जितना बाहर से दिखता है। इसकी खूबसूरती देखकर हमें कुछ देर वहीं रुककर समय बिताने का मन हुआ।
कन्याकुमारी की पहचान सिर्फ मंदिरों और समुद्र से नहीं है, बल्कि यहाँ की धार्मिक विविधता और आपसी मेलजोल में भी झलकती है। हिंदू मंदिर, समुद्र के बीच विवेकानंद रॉक और ठीक बगल में यह चर्च, सब कुछ मिलकर कन्याकुमारी को सच में अद्वितीय बना देते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी में घूमते घूमते हमें पता चला कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जो बिल्कुल तिरुपति बालाजी मंदिर की शैली में बना हुआ है। पहले तो हमें भी अचरज हुआ, तिरुपति बालाजी मंदिर तो आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ कन्याकुमारी में ऐसा मंदिर कैसे? लेकिन असलियत यह है कि मंदिर तिरुपति बालाजी का प्रतिरूप है, जिसे उसी शैली में बनाया गया है। यानी अगर आप आंध्र प्रदेश नहीं जा पाए हैं तो यहाँ आकर भी आपको उसी भव्यता और अनुभव का एहसास होगा। मन में उत्साह जागा और हमने तय किया कि अब तो वहाँ जाना ही है। मंदिर कन्याकुमारी शहर से थोड़ा बाहर है, तो हमने सोचा कि कोई ऑटो या टैक्सी कर लेते हैं। हम मुख्य चौक पर पहुंचे और वहां ऑटो टैक्सी वालों से बात की। उन्होंने साफ कहा कि भैया ये जगह आउटर में पड़ती है, सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप आना और जाना दोनों एक साथ बुक कर लीजिए। उनकी बात हमें सही लगी। थोड़ी बातचीत के बाद हमने एक टैक्सी पक्की की। भैया ने आने और जाने का किराया 400 रुपये बताया और हमने तुरंत टैक्सी बुक कर ली। करीब 10 से 15 मिनट में हम मंदिर पहुंच गए और अगर सच कहूं तो सामने का दृश्य वाकई अद्भुत था। बारीक नक्काशी और मंदिर की वही पारंपरिक शैली जिसे देखकर लगता है जैसे आप सच में तिरुपति बालाजी आ गए हों। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति का अलग ही माहौल था। यहाँ दर्शन करने का अनुभव बेहद सुखद और अनोखा रहा। एक मज़ेदार बात और बता दूं कि इस मंदिर को स्थानीय लोग बालाजी मंदिर ऑफ कन्याकुमारी भी कहते हैं और यह जगह अब धीरे धीरे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। दर्शन के बाद टैक्सी वाले भैया ने हमें फिर से वहीं चौक पर उतार दिया जहां से हमें पिक किया था। यही कन्याकुमारी की एकमात्र जगह थी जहां हमें कन्वेंस लेना पड़ा, वरना बाकी सारी जगह मंदिर, चर्च, गांधी मंडपम या फेरी पॉइंट सब पैदल ही आसानी से घूमी जा सकती थी। तो दोस्तों, अगर आप कन्याकुमारी आते हैं और आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है तो इस तिरुपति बालाजी शैली के मंदिर में जरूर दर्शन कीजिए। ये यात्रा में एक नया अनुभव जोड़ देता है और यकीन मानिए वहां जाकर आपको लगेगा कि आपने एक अलग ही अध्याय जी लिया है। दोस्तों, अब हम कन्याकुमारी की ज़्यादातर जगह घूम चुके थे, लेकिन एक जगह अभी भी बाकी थी जिसके बारे में बहुत सुना था। हर कोई वहां जाने की सलाह देता है, गांधी मंडपम। हमने तुरंत गूगल मैप पर सर्च किया और पता चला कि जहां हम खड़े थे वहां से गांधी मंडपम की दूरी सिर्फ 500 मीटर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पैदल ही वहां जाया जाए। जैसे ही हम पैदल चलने लगे, रास्ते में हमें एक सुंदर सी मार्केट दिखाई दी। ये मार्केट छोटी जरूर थी लेकिन बेहद आकर्षक थी। यहाँ आपको शंख सीपियों से बने शो पीस, लोकल हैंडीक्राफ्ट और स्मृति चिन्ह मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने लिए यादगार सामान ले सकते हैं या अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं। हम भी कुछ देर वहाँ की दुकानों में घूमे और उस रंगीन माहौल का आनंद लिया। थोड़ी ही देर में हम गांधी मंडपम पहुँच गए। यहाँ प्रवेश करने से पहले एक बात ध्यान देने वाली है, आपको जूते चप्पल बाहर उतार कर ही अंदर आना होता है, क्योंकि यह स्थान बेहद पवित्र और ऐतिहासिक महत्व वाला है। गांधी मंडपम का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां अंतिम बार रखी गई थीं समुद्र में विसर्जन से पहले। इस मंडप का डिजाइन बेहद अनोखा है। इसे इस तरह बनाया गया है कि हर साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती के दिन सूरज की पहली किरण सीधे उस स्थान पर पड़ती है जहां उनकी अस्थियां रखी गई थी। यानी यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि वास्तुकला और विज्ञान का अद्भुत मेल है। मंडप के भीतर खड़े होकर आपको चारों तरफ से समुद्र का नज़ारा भी दिखाई देता है, जिससे ये जगह और भी खास लगती है। वहाँ खड़े होकर सच में दिल को एक अलग सी अनुभूति हुई। इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति तीनों का संगम एक ही जगह पर। हमने कुछ समय वहाँ बिताया, शांत वातावरण का आनंद लिया और ऐतिहासिक स्थल को कैमरे में कैद किया। तो दोस्तों, इस तरह हमने गांधी मंडपम के भी दर्शन कर लिए और कन्याकुमारी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, गांधी मंडपम देखने के बाद अब बारी थी उस अनुभव की जिसके लिए कन्याकुमारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सूर्यास्त। कहा जाता है कि भारत में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ से समुद्र पर उगता और डूबता दोनों सूरज देखा जा सकता है। कन्याकुमारी उन्हीं जगहों में से एक है। हमने घड़ी देखी तो पता चला कि सूर्यास्त का समय करीब 6 बजे का है, तो हम समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र की ठंडी हवा, लहरों का शोर और डूबते सूरज की सुनहरी किरणें, यह नज़ारा वाकई में दिल को छू लेने वाला था। कुछ ही पलों में सूरज धीरे धीरे समुद्र की गोद में समा गया और पीछे छोड़ गया एक यादगार दृश्य। इस अद्भुत सूर्यास्त के साथ हमारी कन्याकुमारी की यात्रा भी पूरी हुई। अब समय था वापसी का।
हमने कन्याकुमारी से लोकल बस पकड़ी और करीब 18 किलोमीटर दूर नागरकोइल टाउन पहुंचे। वहां से हम सीधे नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन गए, जहां से हमारी ट्रेन थी। रात को ट्रेन पकड़कर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। दोस्तों, इस तरह हमारी साउथ इंडिया सीरीज के 3 बड़े पड़ाव पूरे हो गए, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी। हर जगह ने हमें कुछ नया सिखाया और अनोखा अनुभव दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी साउथ इंडिया सीरीज यहीं पर खत्म होती है। रामेश्वरम के आध्यात्मिक अनुभव से लेकर मदुरई की ऐतिहासिक भव्यता और कन्याकुमारी के सूर्यास्त तक यह सफर मेरे लिए बेहद खास रहा। उम्मीद है आपको भी इस यात्रा में घर बैठे बैठे एक अलग ही अनुभव मिला होगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ पांडुचेरी। दरअसल मैं वहाँ लगभग 10 से 15 दिन रुका था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि पांडुचेरी में कौन कौन सी जगहें देखनी चाहिए और कम बजट में पांडुचेरी कैसे आसानी से घूम सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए सफ़रों की कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।